हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट की थी और हमने उसमें एग्जांपल लिया था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज्ड कंडक्टिंग रोड। एक यूनिफॉर्मली चार्ज रोड थी, उसके एक्सिस पे फाइंड आउट किया था। इस लेक्चर में हम एक प्रिंसिपल पढ़ने वाले हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये क्या है? ये दो चीज़ों के लिए अप्लाई होता है। वैसे तो हर एक वेक्टर क्वांटिटी के लिए अप्लाई होता है। तो इसमें करना क्या है, जैसे हमारे पास एक बहुत सारे सिस्टम ऑफ चार्ज, इस तरीके से बहुत सारे चार्जेज हैं। एक मान लो ऐसे कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया आपने x y z, और इसमें बहुत सारे सिस्टम ऑफ चार्जेज हैं q1 q2 q3 q4 q5, इसी तरीके से qn। अब आपको मान लीजिए कि कोई एक पॉइंट है, यहाँ पर चार्ज है q नॉट, इस पर टोटल फोर्स निकालना है। फोर्स ऑन q नॉट चार्ज। बाकी सब चार्जेस की वजह से इस क्यू नॉट चार्ज पे आपको कूलॉम्ब फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैलकुलेट करना है। सो द नेट फोर्स ऑन चार्ज क्यू नॉट ड्यू टू रेस्ट ऑफ चार्जेस, ये कितना लिखा जाएगा? ये सिंपल आएगा। देखो, सबसे पहले Q1 अप्लाई करेगा, इस पर Q1 अप्लाई करेगा। मान लो इस तरीके से कंडीशन है, जैसे ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसमें इस Q1 चार्ज की जो लोकेशन है वो मान लीजिए R1 है, दिस इज़ R1 वेक्टर। और ये जो Q नॉट है, इसकी लोकेशन मान लीजिए R नोट वेक्टर है। तो ये सिंपली जो आएगा यहाँ पर, ये आप इसको लिख सकते हो R1 वेक्टर माइनस R नोट वेक्टर का मोड। ये जो लेंथ आएगी इसको R ले सकते हैं अपन, ठीक है। सो बेसिकली इसको आप R01 या R10 इस तरीके से लिख सकते हैं, R1 वेक्टर माइनस R नोट वेक्टर, ठीक है। सो जो इलेक्ट्रिक फोर्स आएगा दोनों के बीच में, वो आएगा फोर्स ऑन क्यू नॉट ड्यू टू Q1, जिसको आप सिंपल ऐसे भी लिखेंगे 0-1, फोर्स ऑन क्यू नॉट ड्यू टू Q1। तो ये आएगा K Q1 Q नॉट अपॉन R1 नोट का मोड का स्क्वायर। तो डायरेक्शन आ जाएगी यहाँ पर R1 नोट कैप, यदि वेक्टर फॉर्म में हम लिखें तो। इस तरीके से क्या आएगा? इसी तरीके से F नोट 2 आ जाएगा। वो क्या आएगा? K Q2 Q नॉट अपॉन R2 नोट का जो वेक्टर है उसका मोड ले लेंगे, मोड का स्क्वायर आ जाएगा। ये तो ठीक है, मैग्नीट्यूड हो गया। और यहाँ आ जाएगी उसकी डायरेक्शन। तो इस तरीके से आप बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हैं। मतलब जो कंप्लीट फोर्सेज हैं, दैट इज़ Q1 की वजह से Q नोट पे, Q2 की वजह से, Q3 की वजह से, डॉट 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 Qn की वजह से। तो जब जो नेट फोर्स आएगा, नेट फोर्स, वो इनका वेक्टर सम आएगा। वो इनका वेक्टर सम आएगा और ये आ जाएगा Fn नोट वेक्टर। अब इनकी सिंपल यहाँ वैल्यूज पुट कर देंगे और टोटल हमारे पास फोर्स आ जाएगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इसी तरीके से अपन इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके लिए क्या करना होता है? जैसे हमारे पास मान लीजिए सिस्टम ऑफ चार्जेज हैं Q1 Q2 Q3 Q4, बहुत सिंपल है ये, Q5। और हमारे पास इन चार्जेस की वजह से एक पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट P, और इस पॉइंट पे आपको टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो सिंपल कुछ नहीं करना, ये डिस्टेंस R1 होगी, ये R2 होगी, ये R3 होगी, ये R4 होगी, ये R5 होगी। तो किसी nth के लिए क्या आ जाएगा बेटा? ये Rn आ जाएगा। तो सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q1 वो आएगा E1। वो कितना आएगा? K Q1 अपॉन R1 स्क्वायर। दूसरा Q2 की वजह से कितना आएगा? K Q2 अपॉन R2 स्क्वायर। क्या हम इसी तरीके से लिख सकते हैं nth की वजह से? ओके। तो इन सबको जब ऐड करेंगे अपन, तो जो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, वो आएगा, दिस विल सिंपली बिकम्स E1 वेक्टर E2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर प्लस डॉट 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 En वेक्टर।
तो जो क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं, इनको वेक्टर के तरीके से ऐड करना होता है। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये कहता है कि जो किसी पॉइंट में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो इंडिविजुअल चार्जेस की वजह से वहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स बनेंगे E1 E2 E3 उनके वेक्टर सम के इक्वल होगा, उनके वेक्टर सम के इक्वल होगा। दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो ये फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं इसको, ठीक है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपका। यदि कोई डाउट हो तो इसको आप फिर से एक बार रिवाइज करके देख सकते हैं। इसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं अभी डाइपोल। अभी हम पढ़ने जा रहे हैं डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल, क्योंकि एक मैग्नेटिक डाइपोल भी आता है, वो आपका नेक्स्ट जो मैग्नेट्स वाले चैप्टर आएंगे उनमें आएगा। इलेक्ट्रिक डाइपोल, डाइपोल एक टर्म है जो कब यूज़ में लेनी होती है, जब आपके पास मान लीजिए कि एक ऐसा सिस्टम हो जिसमें दो चार्जेज हों सेम मैग्नीट्यूड के और ऑपोजिट पोलरिटी के, और उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो मान लीजिए कि यहाँ पर है d, या 2a मान लीजिए, d and 2a। इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस इज़ वेरी स्मॉल एंड मैग्नीट्यूड इज सेम but the charges have different, that is opposite polarity. So this configuration, this system is called dipole. ऐसे कन्फिग्रेशन को क्या बोलते हैं? डाइपोल बोलते हैं। अब इसमें बेटा एक डाइपोल मोमेंट डिफाइन किया जाता है, डाइपोल मोमेंट। व्हाट इज डाइपोल मोमेंट? इट इज ए फिजिकल क्वांटिटी, इट इज ए फिजिकल क्वांटिटी। ये कॉन्सेप्ट है जो ऊपर आपको बताया मैंने डाइपोल, और ये एक फिजिकल क्वांटिटी है, फ़र्क है दोनों में। फिजिकल क्वांटिटी कैसे? डाइपोल मोमेंट डिफाइन किया जाता है P से, और ये होता है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज मल्टीप्लाई डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस। तो हियर P इक्वल्स टू Q इंटू 2a। इन वेक्टर फॉर्म P वेक्टर इक्वल्स टू Q इंटू 2a वेक्टर। इसको सिंपली बेटा Q इंटू D वेक्टर भी लिखते हैं। अब इसकी यदि ये वेक्टर है तो इसकी डायरेक्शन किधर से किधर होगी? इसकी डायरेक्शन होगी फ्रॉम -Q टू +Q चार्ज। इसकी जो साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग डायरेक्शन मानी जाती है वो मानी जाती है बेटा -Q से +Q की ओर। ये कन्वेंशनल है, मानी जाती है, ठीक है। सो आपके पास जब भी Q इंटू 2a, Q इंटू D या Q इंटू लेंथ वाला पोर्शन आए तो समझ जाना इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अब इसकी यूनिट क्या होगी, इसके ऐसा यूनिट क्या होती है, उस पर चर्चा कर लेते हैं। देखो, आप सिंपल चार्ज को लेंथ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। चार्ज मीन्स कुलोम और लेंथ मीन्स मीटर। सो कुलोम मीटर इज़ द ऐसा यूनिट, कुलोम मीटर इज़ द ऐसा यूनिट, कुलोम मीटर। ओके, डाइपोल मोमेंट डिफाइन कर दिया आपने। अब जब आपने डाइपोल मोमेंट डिफाइन कर दिया, सो बेसिकली यहाँ दो टाइप के मॉलिक्यूल्स बन सकते हैं। कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें डाइपोल मोमेंट होता है, जिनमें डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट करता है, और कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका नेट डाइपोल मोमेंट 0 होता है। वो अपना एक इलेक्ट्रिक चैप्टर आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, पोलराइजेशन, ठीक है। वहाँ इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे, पोलर मॉलिक्यूल्स एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। अब यहाँ पर हमें कुछ इसका एप्लीकेशन पार्ट डिस्कस करना है, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल कैलकुलेट करनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल। अब इसके लिए हम एक डाइपोल का कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे, और उसमें सबसे पहले हम एक्सियल पॉइंट पे यानी एक्सिस पे, और फिर उसके बाइसेक्टर पे कैलकुलेट करेंगे, यानी परपेंडिकुलर लाइन। तो सबसे पहले हम एक डाइपोल बना लेते हैं। डाइपोल हमने बना लिया, मान लीजिए कि ये डाइपोल है इस तरीके से। यहाँ पर है अपना +Q चार्ज और ये -Q चार्ज, ठीक है। और इनकी जो बीच की डिस्टेंस है वो अभी मैं 2a मान के चल रहा हूँ, आप d भी ले सकते हैं, l भी ले सकते हैं। और ये डाइपोल का सेंटर आ गया, जिसको मैंने नाम दे दिया O। ओके,
So this is A and this is also A, this length. अब आपको करना किस तरीके से है, देखो आपको मान लीजिए कि इस डाइपोल की एक्सिस से सेंटर से r लेंथ पे यहाँ एक पॉइंट है, सेंटर से लेना है हमेशा r लेंथ, ध्यान रखना। जो फॉर्मूले में r आएगा वो कहाँ से आता है, डाइपोल के सेंटर से। द r इज मेजर्ड फ्रॉम सेंटर ऑफ द डाइपोल। दिस पॉइंट इज P and here we want to calculate electric field intensity, that is E axis, क्योंकि ये एक्सियल पॉइंट है। ये जो लाइन आती है ऊपर से इसको परपेंडिकुलर लाइन बोलते हैं अपने से, ठीक है। बट ये कौन सी लाइन है, एक्सियल लाइन। ओके, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए सिंपल अपन जाएंगे, हमारे पास दो चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव चार्ज है एंड सेकेंड वन इज निगेटिव चार्ज। सो सबसे पहले लिखेंगे पॉजिटिव चार्ज की वजह से। पॉजिटिव चार्ज की वजह से कैसे लिखेंगे, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, ये कितनी आएगी। देखो पॉजिटिव की वजह से इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी, क्या वो बाहर की तरफ आएगी, और जो नेगेटिव की वजह से आएगी, नेगेटिव तो इसको अट्रैक्ट करेगा, तो नेगेटिव की डायरेक्शन पीछे की तरफ आएगी। सो यहाँ E प्लस क्यू, जिसको आप E1 मान सकते हैं, यह आएगा KQ अपॉन R स्क्वायर। अब R इसके लिए KQ अपन लेंथ स्क्वायर होता है बेसिकली, KQ अपन लेंथ स्क्वायर। तो लेंथ कितनी है, प्लस R से। देखो सेंटर तक यहाँ तक R है और ये A है, तो ये R प्लस A हो जाएगा, टोटल R प्लस A, ये टोटल लेंथ हो जाएगी R प्लस A। सो R प्लस A का होल स्क्वायर। ओके, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। ऐसे ही यदि मैं लिखना चाहूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, इसको E2 ले लेते हैं, वो बेटा सिंपली आएगा KQ अपॉन, क्योंकि एक बार आपने डायरेक्शन चूज कर ली है, माइनस का काम था डायरेक्शन चूज करना। अब आप यहाँ पर फॉर्मूले में माइनस नहीं ले सकते, मैं केवल मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ। सो ये लेंथ कितनी होगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ कितनी होगी, ये वाली, क्या ये R माइनस A होगी। देखो ध्यान से देखो, ये टोटल लेंथ यहाँ से R है और ये A है, इसका मतलब ये बचेगी आपकी R माइनस A माइनस R से, तो ये R माइनस A का होल स्क्वायर, इक्वेशन 2। सो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनेगा, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड वो आएगा E नेट, वो आएगा E1 माइनस E2। रखो इसमें वैल्यू, KQ अपॉन R प्लस A का होल स्क्वायर माइनस KQ अपॉन R माइनस A का होल स्क्वायर। क्या को बना रहा है दोनों में, KQ को बना रहा है। सो 1 अपॉन R प्लस A का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन R माइनस A का होल स्क्वायर, दिस विल सिंपली बिकम KQ। देखो एलसीएम कितना आएगा, R प्लस A का होल स्क्वायर और R माइनस A का होल स्क्वायर, ये एलसीएम आ गया। R प्लस A से डिवाइड करेंगे R माइनस A बचेगा, और उससे डिवाइड करेंगे तो R प्लस A का होल स्क्वायर बचेगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब नीचे R प्लस A R माइनस A, तो R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, A प्लस B A माइनस B वाली प्रॉपर्टी मैथ्स वाली। सो ये बचेगा KQ, ठीक है, ऊपर R माइनस A का होल स्क्वायर, तो R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस 2RA माइनस यहाँ बचेगा R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 2RA, और ये आपका नीचे आ गया R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो R स्क्वायर से R स्क्वायर कट गया, A स्क्वायर से A स्क्वायर कट गया, माइनस का 2RA माइनस का 2RA माइनस का 4RA। सो हियर माइनस 4RA, ठीक है, और ये R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। ओके, R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब हम ये यहाँ पर एक चीज़ जानते हैं कि KQ, इसको मैं 4 को लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2 यहाँ लगा देता हूँ और 2A यहाँ ले लेता हूँ, ठीक है, और R साथ में ये रहा, अपॉन R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब एक चीज़ देखो यहाँ पर, ध्यान से देखो आप बेटा, तो ध्यान से देखो कि जो R है ना यहाँ पर, वो A से बहुत बड़ा है,
एक्सियल पॉइंट पे, क्योंकि डाइपोल में ए तो बहुत छोटा होता है। सो जो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है ना, उसको आप अप्रोक्स क्या लिख सकते हो, आर स्क्वायर। तो जब इसको सॉल्व करोगे आप, तो देखो यहाँ से क्या आएगा 2k। अब q इंटू 2 ये क्या होता है, डाइपोल मोमेंट इंटू आर, ठीक है, ये लो। और इसमें ये लो अपने क्या आ गया, ये नीचे आ गया आर स्क्वायर का होल स्क्वायर यानी आर की पावर 4। अब इससे ये कट गया और ये आ गया माइनस का 2kp अपॉन आर क्यूब, ठीक है। अब इसको वेक्टर फॉर्म में कैलकुलेट कर देते हैं। देखो आपने देखा था कि प्लस क्यू और माइनस क्यू ऐसे लिया, तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या है, पीछे की तरफ। और आपने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड E1 आगे जा रहा है और E2 पीछे जा रहा है। आपने इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया है, तब डायरेक्शन नेगेटिव आ रही। इसका नेगेटिव का मतलब है कि डायरेक्शन कहीं ना कहीं पीछे है। सो जब इसको वेक्टर फॉर्म में लिखोगे आप, इसको आप लिख सकते हो बेटा E एट एक्सिस इक्वल्स टू 2k। अब माइनस p का मतलब है ये p वेक्टर में चला जाएगा, और ये मतलब जो डायरेक्शन डाइपोल मोमेंट की है क्या वही इलेक्ट्रिक फील्ड की है। यहाँ माइनस का मतलब ये केवल इतना इंडिकेट कर रहा है कि डायरेक्शन पीछे की तरफ है, और डाइपोल मोमेंट की भी पीछे की तरफ है, दैट इज़ माइनस एक्स कैप या माइनस आर कैप जो आप लेना चाहते हैं। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पॉइंट पे होता है 2kp वेक्टर अपॉन आर क्यूब, 2kp वेक्टर अपॉन आर क्यूब, यदि एक्सियल पॉइंट डाइपोल के सेंटर से दूर हो। सो 2kp वेक्टर अपॉन आर क्यूब, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ओके। अब आ जाते हैं और उसको निकाल लेते हैं परपेंडिकुलर वाले बाइसेक्टर पॉइंट। उसके लिए करना क्या है, उसके लिए सेम फिर से डाइपोल बनाना है आपको। डाइपोल बनाइए, प्लस क्यू माइनस क्यू, ये डाइपोल का सेंटर आ गया, और सेंटर से आर लेंथ पे एक पॉइंट मान लीजिए P, ठीक है। अब इस P पॉइंट पे यदि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, तो आपको प्लस चार्ज की वजह से निकालना पड़ेगा। अब प्लस चार्ज की वजह से लेंथ आएगी ये लेंथ आएगी, और प्लस की वजह से होगा बाहर की तरफ, तो ये आ जाएगा E1। और ऐसे ही माइनस की वजह से जब आप निकालेंगे, तो माइनस वाले की वजह से ये आएगा, और माइनस वाला तो अपनी तरफ खींचता है, इसका मतलब ये डायरेक्शन आ जाएगी, तो ये आ जाएगा E2। अब एक चीज़ ध्यान से नोटिस कर लो कि यहाँ ये जो लेंथ है, ये देखो ये A है, ये A है। सो ये जो परपेंडिकुलर होगा वो होगा √a² प्लस r², और ये भी उतना ही होगा √a² प्लस r², ठीक है। तो ये तो आपकी लेंथ आ गई, इसको L मान लो। अब कहीं ना कहीं देखो ये आपकी x एक्सिस होगी और ये y एक्सिस होगी। अब इसको मैं थोड़ा सा अलग रिजोल्व कर लेता हूँ। यदि ये आपका एंगल थीटा है, तो ये भी थीटा होगा और ये भी थीटा होगा, सॉरी ये थीटा है, सो ये थीटा होगा, ये वाला नहीं होगा, ठीक है। हाँ, अब इसको अलग करके बना लो थोड़ा सा, ये लो इस तरीके से बना लेते हैं। अब ध्यान से देखना है, यहाँ पर इस चीज़ को नोटिस करना, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड E1 इधर जा रहा है और E2 इधर जा रहा है। दिस एंगल इज़ थीटा, दिस इज़ ऑल्सो थीटा। तो देखो ध्यान से देखो, E1 का इधर कंपोनेंट आ जाएगा E1 cos थीटा, और इधर आ जाएगा E1 sin थीटा। ऐसे E2 के इधर कंपोनेंट आ जाएगा E2 cos थीटा, और बेटा नीचे आ जाएगा E2 sin थीटा। अब हमें अच्छे से दिख रहा है कि चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है और लेंथ भी सेम है L दोनों के लिए। इसका मतलब कहीं ना कहीं E1 का मोड और E2 का जो मोड है यानी मैग्नीट्यूड है वो सेम है, उसको E मान लो। इसका मतलब ये जो दोनों कंपोनेंट हैं तो कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को, E sin थीटा E sin थीटा। देन ये जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो क्या आएगा, इधर आएगा, कितना आएगा 2E cos थीटा। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आने वाला है वो आएगा, E जो नेट आएगा वो आएगा 2E cos थीटा, 2E cos थीटा। E की वैल्यू कितनी है बेटा, KQ अपॉन लेंथ का स्क्वायर यानी L², ठीक है। और इसके अलावा ध्यान से ऑब्जर्व करो cos थीटा की वैल्यू क्या है। यहाँ पर cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है A,
हाइपोटेनस कितना है L, सो A अपॉन L, तो नीचे L क्यूब हो गया, L क्यूब, सो यहाँ पर आ जाएगा 2KQA अपॉन L क्यूब। अब इसको आगे सॉल्व करें, इसको सॉल्व करते हैं। अब L की जो वैल्यू है वो कितनी है, यहाँ लिख देता हूँ एक बार, L की वैल्यू है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस क्या है आर स्क्वायर, ठीक है। सो L क्यूब कितना आएगा, L क्यूब इसका जो रूट है ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इसकी पावर 3 आएगी। 3 का मतलब है कि ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 हो जाएगी, ठीक है, 3/2। तो हमें नीचे 3/2 काम में लेना है। सो ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, देखो 2KQA अपॉन सो ये जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, अब नीचे कितना है ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। और वही प्रिंसिपल कि भाई जो ये, तो यहाँ से देख लो नीचे जो ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है ना, उसमें आर स्क्वायर ही बचेगा, और आर स्क्वायर की पावर कितनी हो जाएगी 3/2। 2 ने 2 को मार देगा और आर की पावर 3 बचेगा। सो सिंपल यहाँ पर 2KQA अपॉन आर क्यूब, सो इसको लिखा जाएगा KQ इंटू 2A अपॉन आर क्यूब। Q इंटू 2A क्या है बेटा, P डाइपोल मोमेंट, सो KP अपॉन आर क्यूब, KP अपॉन आर क्यूब। अब ज़रा ध्यान से ऑब्जर्व करो कि KP अपॉन आर क्यूब तो है, बट यदि आप इसको P वेक्टर की फॉर्मेट में लिखें, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ रहा है, ठीक है, जबकि डाइपोल मोमेंट किधर है पीछे। इसका मतलब यदि आपको नेट ऐसे लिखना है वेक्टर फॉर्म में, सो KP वेक्टर अपॉन आर क्यूब, तो साइन क्या आएगा माइनस। क्यों, क्योंकि P वेक्टर की डायरेक्शन पीछे है, -x है, और माइनस यदि रखेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इसलिए आंसर क्या आ जाएगा KP अपॉन आर क्यूब। तो इस तरीके से अपन इसको लिख सकते हैं। सो ये आपका आ गया बाइसेक्टर पे। तो 2 फॉर्मूले आए हैं, 2KP वेक्टर अपॉन आर क्यूब और -KP वेक्टर अपॉन आर क्यूब। मैग्नीट्यूड वाइज तो बेटा 2KP अपॉन आर क्यूब और KP अपॉन आर क्यूब ही याद रखना है। और आपको इतना दिमाग में रखना है कि जो बाइसेक्टर पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, B इलेक्ट्रिक फील्ड एट बाइसेक्टर, वो एक्सियल वाले का मैग्नीट्यूड में जस्ट हाफ है, ये भी ध्यान में रखना है, ठीक है, ओके। अब ये डाइपोल का जब नाम आया है तो डाइपोल की इंटेंसिटी तो अपन ने कैलकुलेट कर ली, इसकी फील्ड लाइंस भी बना लेते हैं, फील्ड लाइंस, क्योंकि अब हमने डाइपोल पढ़ लिया है। तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज 2 चार्जेज हैं। हम जानते हैं कि पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड होती हैं, परपेंडिकुलर बाहर निकलती हैं, तो इसका मतलब, और नेगेटिव पे सिंक करती हैं, तो ये इस तरीके से आएगा, यहाँ से परपेंडिकुलर निकलेगा, इस पर परपेंडिकुलर एंटर करेगा, इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से आप बना सकते हो। बाकी आप इस तरीके से यहाँ ऐसे चली जाएंगी, ऐसे घूम के आएंगी, ऐसे घूम के आएंगी, ऐसे कर्व भी निकलेंगी, और इस तरीके से। सो इस तरीके से एक डाइपोल की फील्ड लाइंस अपने को ड्रॉ करनी होती हैं। दिस आर द फील्ड लाइंस ड्यू टू डाइपोल। अब आपका इसमें होमवर्क ये रहेगा बेटा कि आपको 2 पॉजिटिव चार्जेस लेने हैं और उनकी फील्ड लाइंस ड्रॉ करनी है, ठीक है, या फिर आप 2 नेगेटिव चार्जेस का कॉन्सेप्ट भी ले सकते हैं, उनकी फील्ड लाइंस भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये आपका होमवर्क है, इसको आप ज़रूर करना। इस तरीके से आप बाइसेक्टर पे, इस तरीके से आप एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। डाइपोल भी आपने समझ लिया है। अब इसके बाद डाइपोल के बाद डाइपोल में एक चीज़ करनी होती है आपको कि इस डाइपोल को रखा जाता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। जैसे मान लीजिए कि कोई भी चार्ज है, चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई भी चार्ज किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब यदि इस तरीके से इसकी डायरेक्शन है और ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव इधर है और नेगेटिव इधर है, तभी तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फील्ड लाइंस जा रही हैं। और आपने मान लीजिए कि यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज रखा, तो कहीं ना कहीं यदि मान लीजिए कि यहाँ पर इस चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, इसकी जो स्ट्रेंथ है वो यदि E है, सो इस पर एक फोर्स काम करेगा
F इक्वल्स टू Q इंटू ई वैक्टर। क्योंकि चार्ज पॉजिटिव है तो जो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड है वही किसकी डायरेक्शन है, फोर्स की। इसका मतलब इस पर किधर फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। और यदि मैं यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज रख दूँ, -q चार्ज, तो उस पर फोर्स लगेगा F इक्वल्स टू -QE वैक्टर। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है उसका माइनस करके फोर्स की डायरेक्शन आएगी, मतलब पीछे की तरफ, यानी पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा और पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा। सो इस तरीके से ध्यान रखना है कि जब भी कोई चार्ज Q किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो उस पर फोर्स लगता है F इक्वल्स टू Q इंटू ई और F इक्वल्स टू -QE डिपेंडिंग ऑन नेचर ऑफ द चार्ज। ओके, अब इसी प्रॉपर्टी का यूज करते हुए हमें डाइपोल को रखना है डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरीके से, देखो डाइपोल को जब आप यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो, जैसे आपने एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया, और अब आपने एक डाइपोल को रख दिया और डाइपोल को इस तरीके से रखा, ठीक है, ऐसे रख दिया आपने, ये लीजिए, ये डाइपोल का सेंटर है O। here are two charges +Q and -Q। अब आप बेटा सिंपल जानते हो कि इस पे, इस माइनस वाले पे देखो, प्लस वाले पे फोर्स किधर लगेगा, या थोड़ा सा उल्टा, इसको उल्टा कर लेते हैं, ये जो चार्ज है ना इसको ले लेते हैं, नहीं तो ये उल्टा घूमेगा। हाँ, इसको ले लेते हैं, इसको -Q चार्ज और इसको +Q चार्ज। अब देखो इस पे फोर्स लगेगा इधर, कितना, Q इंटू ई, इस पे लगेगा पीछे Q इंटू ई, माइनस को तो उठा लो, डायरेक्शन में आ चुका है। अब आपको लग नहीं रहा कि इस पे एक नेट फोर्स निकाल लेना चाहिए। नेट फोर्स क्या आएगा, फोर्स ऑन +Q प्लस फोर्स ऑन -Q। देखो QE वेक्टर प्लस -QE वेक्टर, तो 0 हो गया। अब नेट फोर्स 0 होने का मतलब क्या होता है मैकेनिक्स में, कि यदि किसी ऑब्जेक्ट का, किसी मास का, किसी बॉडी पे नेट फोर्स यदि 0 है, तो यदि वो पहले इक्विलिब्रियम में थी तो बाद में इक्विलिब्रियम में रहेगी। यदि आपने डाइपोल को रेस्ट में रखा था, इसका मतलब ये डाइपोल बेचारा रेस्ट में रहेगा। देयर इज़ नो लीनियर डिस्प्लेसमेंट ऑफ डाइपोल। डाइपोल का कोई लीनियर डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, मतलब ये आगे पीछे नहीं खिसकेगा, ठीक है। लेकिन एक चीज़ नोटिस करो, यहाँ पर एक फोर्स इधर पकड़ के खींच रहा है, एक इधर पकड़ के खींच रहा है, कहीं ना कहीं इस सेंटर के अबाउट ये घूमेगा, ये इधर आएगा और ये इसकी डालने की टेंडेंसी ये होगी, यानी ये क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। क्लॉकवाइज रोटेट करने का मतलब है कि यहाँ अब आएगा टॉर्क। 11th में आपने पढ़ा था टॉर्क, कि जब भी कोई दो फोर्सेस जिनकी लाइन ऑफ एक्शन वो सेपरेट कर रही हो, लाइन ऑफ एक्शन पैरेलल ना हो, पैरेलल एंटी पैरेलल ना हो, और उनके बीच में कोई डिस्टेंस हो, जहाँ ध्यान से देखो, यदि मैं इसको नीचे ज्वाइन करूँ, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूँ, इसको आगे ज्वाइन करूँ, तो यहाँ एक फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन ये है इधर, दूसरी फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन इधर है। इन दोनों के बीच में ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ चुकी है, ये वाली, दिस इज़ परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसको R परपेंडिकुलर बोल सकता हूँ मैं। और ये है कितना, इफ़ दिस एंगल इज़ थीटा, और ये पता है कि ये 2a है या d जिसको बोलते हैं। सो ये जो लेंथ मेरे पास आएगी ये आ जाएगी 2a sin थीटा। दिस इज़ R परपेंडिकुलर, दिस इज़ R परपेंडिकुलर। अब जो टॉर्क है वो डिफाइन किया जाता है, टॉर्क को टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, फोर्स मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस। So here force is Q into E and this is 2a sin theta. So simply E into Q 2a sin theta. What is Q into 2a? P, dipole moment. So torque will be PE sin theta. अब इसको वेक्टर फॉर्म में देखो, फॉर्मूला तो ये आ गया, इसको वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिख सकते हो आप, P वेक्टर क्रॉस
ई वेक्टर, पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। ऐसा क्यों? पी को पकड़ के ई की तरफ मूव करवाओ, पी की डायरेक्शन क्या है, ये रही, दिस इज डायरेक्शन ऑफ पी, और ई की डायरेक्शन ये है इधर। पी को पकड़ के ई की तरफ घुमाएंगे तो पी क्रॉस ई की जो डायरेक्शन आएगी वो आएगी डाउनवर्ड और क्लॉकवाइज आएगी, ठीक है, और वही अपने टॉर्क की डायरेक्शन आ रही है। इसका मतलब है कि पी क्रॉस ई से अपन इसकी डायरेक्शन निकाल सकते हैं। अब यहाँ 2-3 केसेस आ जाएंगे, 2-3 केसेस इस तरीके से आ सकते हैं, जैसे पहला एंगल थीटा 0 डिग्री कर लो, दूसरा थीटा आप 90 डिग्री कर लो, और तीसरा थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री कर लो। इसके बेसिस पे आप टॉर्क की डिफरेंट वैल्यूज निकाल सकते हैं और आपको पता चल जाएगा कि किस में टॉर्क 0 हो रहा है, किस में मैक्सिमम हो रहा है, किस में 0 हो रहा है, ठीक है। तो ये था डायपोल इन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। सो हियर ए टॉर्क इज अप्लाइड ऑन डायपोल दैट इज पी साइन थीटा, और ये इसको घुमाता है, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लाने की कोशिश करता है, ठीक है। ये इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में ले आएगा ताकि ये स्टेबल हो जाए, आराम से रखा जाए। अब डायपोल पे एक चीज़ और आती है, जब डायपोल को किसी एंगल से रोटेट करवाया जाता है तो वर्क डन किया जाता है, वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर होता है माइनस पी कोस थीटा, दैट इज माइनस पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर। वो नेक्स्ट चैप्टर का पार्ट है, पोटेंशियल वाले चैप्टर का। अब इस चैप्टर में कुछ बातें और बची हुई हैं, गॉस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशंस, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।